नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखजीत। आप देख रहे हैं मैटर्स दैट मैटर विद इंडियन केयर। और जैसे कि हम फैमिली वायलेंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं, आज हम फैमिली वायलेंस के ही एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है फाइनेंशियल अब्यूज़। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ ड्रूमा रहेंगे। ड्रूमा, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नाइस टू बी हियर। ड्रूमा, सबसे पहले फाइनेंशियल अब्यूज़ आपने खैर इससे पहले इंटरव्यू में एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बेसिक नॉलेज ज़रूर उसके बारे में बताइए। तो इसको फाइनेंशियल अब्यूज़ या तो इकोनॉमिक अब्यूज़ भी कहा जाता है, एंड दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट इन फैमिली वायलेंस ऑल अक्रॉस नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हर एक कम्युनिटी में होता है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटी में है, हर एक कम्युनिटी में ये होता है। और इट इज़ बेसिकली कंट्रोल ऑफ ऑल फाइनेंसेस बाय वन पर्सन। अगर मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ की, अगर वो दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं कि कौन संभालेगा फाइनेंसेस और कौन सब देखेगा, तो दैट इज़ फाइन, देन दैट इज़ नॉट अब्यूज़। पर जब एक व्यक्ति या वन पर्सन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग इट इन अ वे कि दूसरे को कुछ भी पता ना हो, उसकी कोई कंसेंट नहीं ली जाती है, उसको कुछ बताया नहीं जाता है, और ये मिसयूज होने लगता है कंट्रोल, और फाइनेंसेस घर के मिसयूज होने लगते हैं, तब वो फैमिली वायलेंस में आ सकता है। हाँ ध्रुवा, जब भी हम फाइनेंशियल अब्यूज़ की बात करते हैं तो क्या सिर्फ बड़ी रकम की जब बात आती है तभी फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है, या बेसिक जो डेली रूटीन? हाँ, बेसिक भी उसमें आता है। जैसे मान लीजिए रोज का जो खर्चा पानी है घर का, बच्चों की देखभाल है, एवरीडे एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं घर के, तो उसमें भी जब बहुत कंट्रोल होने लगता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देन इट बिकम्स फाइनेंशियल अब्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जो कंट्रोल कर रहा है वो हमेशा अपने पार्टनर से पूछता है कि ये खर्चा क्यों किया, अच्छा इतनी सब्जी क्यों लाई घर में, या इतनी ग्रोसरीज क्यों लाई, ये कपड़े क्यों खरीदे, क्या जरूरत थी। तो हर एक बात पे जब क्वेश्चनिंग होती है, या बिल्स पे वो बोलते हैं कि मैंने बिल दिया था अभी तक भरा क्यों नहीं, लेकिन भरने के लिए पैसे भी नहीं दिए, और या तो बहुत कम दिए, बोले कि $500 है पर मंथ, उसमें सारा खर्चा चलाओ, विच इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी इज सो एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। तो और फिर कुछ शेयर नहीं करते भाई, क्यों सिर्फ इतनी, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली कि क्यों 500 ही दिए, ज्यादा क्यों नहीं दिए। जब वो वाइफ या जो भी है द पार्टनर पूछते हैं कि भाई अब आई नीड मोर बिकॉज द बिल्स आर इंक्रीजिंग, तो वो मना कर देते हैं और कुछ बताते हैं नहीं। सो इट्स बेसिकली कीपिंग इट वेरी सीक्रेटिव, नॉट डिस्क्लोजिंग कि कितना बैंक अकाउंट में है बैलेंस, कितना वो कमाते हैं, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और कंट्रोल करते हैं सब कुछ इन एवरीडे लाइफ इन फाइनेंशियल सिचुएशंस, देन इट इज फाइनेंशियल। तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे मेल है फीमेल है, दोनों अगर anybody can do पार्टनर हैं that. तो उनको शेयर करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ध्रुवा, आप जैसे हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे तो डॉरी की बात आई, दहेज प्रथा जिसे हम इंडिया में कहते थे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी उस तरह के इश्यूज आते हैं? बिल्कुल आते हैं। डाउरी इज अ बिग फॉर्म ऑफ अब्यूज recognized in India as well as in Australia now. It is part of financial abuse. होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस कि इंडिया में शादी हुई, वहाँ पे खूब दहेज लिया या दिया गया, और फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और वो फिर यहाँ कंटिन्यू रहता है। जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, वो कंटिन्यू रहती है कि अच्छा वो तो आपने दे दिया। और जब स्पेशली ओवरसीज कोई जब जाता है, जस्ट नॉट ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूके हो, यूएस हो, कोई भी ओवरसीज कंट्री हो जहाँ पे वो माइग्रेट होते हैं, तो बोलते हैं अच्छा टिकट्स के पैसे वाइफ देगी या वाइफ के पेरेंट्स देंगे। यूजुअली डाउरी इज डिमांडेड बाय द ग्रूम एंड द ब्राइड एंड पेरेंट्स गिव एवरीथिंग। तो टिकट्स के पैसे हैं, या स्टडी कोई कर रहा है तो स्टडी के पैसे हैं, या ओवरसीज घर खरीदना है तो उसके पैसे भी मांगते हैं, जो इंडिया में पेरेंट्स हैं उनके पास। या तो इवन इन ऑस्ट्रेलिया मान लो द फैमिली इज हियर एंड देयर कैन बी डिमांड्स कि हमने हमारे बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, आप प्लीज अब उनके लिए घर खरीदें, या मटेरियल चीजें बहुत मांगी जाती हैं। तो ये यहाँ पे भी होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम, इट इज नॉट allowed, and it is also
form of family violence and it can be reported. और एक इशू इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, इसका वाइस वर्सा हम करेंगे। तो सपोज क्या है कि किसी लड़की ने शिफ्ट आना है यहाँ पर, हाँ जी, तो स्टूडेंट वीज़े पे वो आती है, तो इनिशियली क्या एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज ही आप उसको कह देते हैं, तो वहाँ पे जो बॉय के घर वाले, लड़के के घर वाले हैं, वो सारा खर्चा करेंगे, क्योंकि बिकॉज जो लड़की है उसने उतने बैंड अटेन कर लिए, अचीव कर लिए, तो उस चीज को भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, कंसिडर किया जा सकता है। whenever there is abuse of finances in any form by anybody in a relationship, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई एक जो पार्टनर है वो ओवर पावर करते हैं फाइनेंशियली किसी को और अब्यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं उनके रिलेशनशिप को और उनके कैपेसिटी को, तब वो माना जाता है। Of course, it is very common in South Asian communities where the bride and the bride's parents give a lot of money in cash, in material aid, material goods and all that to the girl when she's marrying into another family and to the husband and their family. And that continues here in Australia as well. Sometimes यहाँ पे भी ऐसा देखा गया है कि there is lot of demand. For example, car खरीदना, property खरीदना, which is demanded from the bride and the bride's parents. Not just in Australia, लेकिन जब वो family Australia में रह रही है, the demands can also happen back in the home country. तो ये भी कहा जाता है कि अच्छा मेरे तुम like the husband will say to his wife that please ask your parents to pay to my parents for a particular event or festivity, कि अच्छा दिवाली आई तो तेरे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को कुछ दिया ही नहीं। या तो ये कहेंगे कि ब्रदर सिस्टर्स है तो उनके एजुकेशन के लिए पैसे दो, या तो मंगवाएंगे वहां से कि अगर नहीं मंगवाए तो माय पेरेंट्स विल गो एंड ट्रबल योर पेरेंट्स बैक इन इंडिया। तो वो उस तरह से भी थ्रेटन भी किया जाता है डाउरी के लिए वाइफ को कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को ये सब सपोर्ट नहीं दिया, उनको फ्रिज खरीदना है फ्रिज दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो वो नहीं किया तो यहाँ मैं तुमको कंट्रोल करके रखूंगा, तुम्हारा वीज़ा नहीं अप्लाई करूंगा, या आई विल नॉट लेट यू टॉक टू योर फैमिली। तो उस तरह से भी कंट्रोल करते हैं इन द नेम ऑफ डाउरी, इन द नेम ऑफ अदर फाइनेंशियल सिचुएशन, when women are not allowed to work as well, कि आप काम करने नहीं जाओगे, not just because of dowry but even otherwise other financially control करने के लिए कि you will not work, मैं कर रहा हूँ ना काम, you don't need to work, even though she may be highly qualified and wants to contribute in the household expenses. तो ऐसे सब जब होता है तो I would suggest कि whoever the victim is here can, if you have all the transactions in the bank, how much you have contributed to the household, how much are you earning, if you are working, is your salary going into the bank account, तो ये सारे जो transactions हैं, these can be saved as your evidence. जी. Also if your parents have sent money from overseas to you, whether it is in the name of dowry or gift or whatever, and if you are abused because of that, then you have proof of all this, you have evidence in the bank that there's so much of money has come in from overseas as a form of dowry. It may be termed as gift, but then we know that it could be dowry. You can present this to whoever you're seeking support from. It could be a legal service or any other specialist service, and it can help you to prove your case. ड्रूमा, जब हम फाइनेंशियल अब्यूज की बात करते हैं तो फाइनेंसिस में अक्सर फ्रॉड्स की बात भी आती है। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल अब्यूज में फ्रॉड्स का क्या रोल है या फ्रॉड्स कैसे होते हैं, वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, तो फ्रॉड ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगेन रिलेशनशिप, एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से कहते हैं कि भाई हमें ये लोन लेनी है, प्लीज साइन कर दो, जबरदस्ती साइन करवाते हैं, प्रेशर के अंडर साइन करवाते हैं कि भाई हम एक साथ ही रहने वाले हैं ना, क्या हुआ कर दे साइन, इमोशनली उसको वो ब्लैकमेल करके या प्रेशराइज करके साइन करवा लेते हैं।
तो और ये भी हो सकता है कि जो दूसरे पार्टनर है वो शायद जॉब ना करते हो, उनकी कोई मतलब इंडिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, वो जैसे कह रहे हैं मुझे करना चाहिए, नहीं तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा या मेरे साथ क्या होगा, वो एक डर होता है, तो इसलिए वो प्रेशर में आके साइन कर देते हैं लोन्स। फिर ये लोन्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या फॉर इट कुड बी एनीथिंग। एंड व्हेन दैट पर्सन इज नॉट डिस्क्लोजिंग कि ये लोन किस लिए है, वो नहीं बताते हैं डिटेल में, और या उनसे पूछते नहीं हैं कि मैं ये लोन दे रहा हूँ, विल यू बी ओके टू साइन, तो कंसेंट ना लेके सीधा डायरेक्टली उनको प्रेशर करके साइन करवाते हैं, सो दैट इज फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अब्यूज एज वेल। मैं ये भी बता दूं कि जैसे कार खरीदी है तो इसमें भी कभी कभी फ्रॉड से या ज़बरदस्ती वो दूसरे पार्टनर के नाम पे कार या व्हीकल खरीद लेते हैं, और फिर ऐसा होता है कि चलाते खुद हैं वो, और फिर उनको अगर फाइन्स आ गए, जैसे रेड लाइट क्रॉस कर ली या स्पीडिंग फाइन आ गए, तो वो सारे फाइन्स जो है जिसके नाम पे खरीदी है उसको जाएंगे, पर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि भाई अच्छा मैं चला रहा था या चला रही थी तो मुझे ये फाइन भरना चाहिए, वो कहेंगे नहीं गाड़ी तो तुम्हारे नाम पे है, तुम फाइन भरो। और वो शायद दूसरे जो जिसके नाम पे गाड़ी है उसने कभी चलाई भी ना हो, और उनके पास वो फाइनेंशियल मीन्स भी ना हो कि वो फाइन भर सके, और अगर वो कंटेस्ट करते हैं, अच्छा तुम क्यों कंटेस्ट कर रहे हो, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पे है, तो जबरदस्ती ऐसा होता है और वो बेचारे डेट में घुस जाते हैं, और फिर डेटर्स जो हैं उनके पीछे भी लग सकते हैं कि अभी आप ये पे करो। हाँ, तो ये चीजें भी बहुत देखी जाती है। अगेन आई वुड से ये हर एक कम्युनिटी में देखी जाती है, नॉट जस्ट इन इंडियन कम्युनिटी। एक रूमा जॉइंट अकाउंट की हम बात करते हैं, इंडिया में बड़ा चलन है जॉइंट अकाउंट का, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि यहाँ पे उस तरह की ट्रेंडिंग्स थोड़ी कम रहती हैं, तो काफ़ी चैलेंज आते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है, और इनफैक्ट जो कपल नया नया माइग्रेट होता है, नई नई शादी अगर हुई होती है, तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा जॉइंट अकाउंट है, हम इकट्ठा रह रहे हैं, वी आर टुगेदर, तो उस टाइप की फीलिंग आती है कि हम सब कुछ हमारा एक साथ करेंगे। लेकिन जब अगेन ये कंट्रोल अब्यूजिव हो जाता है, ये जॉइंट अकाउंट में फिर जो एक पार्टनर है वो दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं करता, भाई कितने पैसे उसमें आ रहे, उसको एक्सेस नहीं देते हैं कि नहीं जॉइंट है ना, मैं तुम्हारा नाम है ना तो ठीक है, बट मैं सारा संभालूंगा या संभालूंगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, यू डोंट नीड टू नो, आई विल कंट्रोल एवरीथिंग। और उसको ये बताया जाता है यू डोंट नो मच अबाउट फाइनेंसेस, तो उसको ये भी छोटा दिखाया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि भाई तुमको कुछ आता है नहीं, आई विल मैनेज एवरीथिंग। सो इस टाइप का जब कंट्रोल शुरू हो जाता है ना, देन इट बिकम्स अब्यूजिव। एंड शुरू में तो ठीक लगता है, द अदर पार्टनर सेज या ही इज माय पार्टनर और शी इज माय पार्टनर, जो वो कर रहे हैं ठीक है, सो दे गिव इन एंड दे से या दैट्स फाइन, दे डोंट क्वेश्चन इट। बट व्हेन इट स्टार्ट्स टू बिकम अ बिट मोर, फिर पता चलता है एक दिन कि हमारे जॉइंट अकाउंट में फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स थे, आज बहुत कम है, तो ये क्यों है, कहाँ गए पैसे, तो शायद उन्होंने गैम्बलिंग में यूज़ किए हैं या अल्कोहल में यूज़ किए, या तो भेज दिए हैं घर या फैमिली को अपनी, पर जो दूसरे का भी जो इनकम है उसमें जा रहा है, तो उनसे पूछा नहीं कि भाई मैं ये पैसे वापस घर भेज रहा हूँ, इज़ इट ओके विथ यू, या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए पर बताया नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों पार्टनर्स को बराबरी का एक्सेस होना चाहिए उस अकाउंट में, दोनों को आपस में मिलजुल के पूछ के बात करके पैसे यूज़ करने चाहिए, पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि क्यों किए क्या नहीं, पर एक मॉनिटरिंग जो होता है, एक पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है अकाउंट में, ट्रांजैक्शंस शुड बी ओपन टू बोथ, ये नहीं कि एक ही पर्सन वो यूज़ करे। और अगर मान लो किसी को ये एक्सपीरियंस होता है एंड दे वांट टू फाइंड आउट अबाउट इट, तो वो खुद भी बैंक जाके पूछ सकते हैं कि भाई मेरा भी नाम इसमें है, मुझे सारी हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस ये वो सब पता करना है, मुझे प्लीज़ ये दीजिए, तो वो दे सकते मांग सकते हैं। ध्रुव, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने की वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी लोगों के, और इन फ्यूचर अगर वो इस तरह के इश्यूज से गुजरेंगे तो उनको थोड़ी हेल्प रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हेल्पलाइन का, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कोई हेल्पलाइन भी बनी हुई है फाइनेंशियल अब्यूज स्पेसिफिक?
हाँ, सो देर इज 1-800 रिस्पेक्ट तो है ही उनको। अगर आप कॉल करें फैमिली वायलेंस के कोई भी मैटर पे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अब्यूज, तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और दूसरा ये है नेशनल डेट हेल्पलाइन। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही डेट में आ गए हैं और वो गलत तरीके से आए हैं और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास वो फाइनेंशियल मींस नहीं है, या आप क्यों पे करें जब आपने वो डेट लिया ही नहीं और आपसे ज़बरदस्ती किया गया है, तो उसके लिए नेशनल डेट हेल्पलाइन है जिसका नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे। जी। तो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू, एंड देर आर ऑल्सो फाइनेंशियल काउंसलर्स जो कि हर काउंसिल में हर मेनी सर्विसेज प्रोवाइड देम, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो जब हम इंडियन केयर की बात करते हैं, सपोज कीजिए इंडियन कम्युनिटी है, तो वो जब हमें आपको कनेक्ट करती है, एक तो वो हेल्पलाइन, और आप किस तरह से मदद करते हो वो भी। हाँ, तो अगर इंडियन के किसी ने कॉल किया और हमें ये बताया कि वो फाइनेंशियल अब्यूज से गुजर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम यही एडवाइस देंगे कि आप प्लीज़ जो रेलिवेंट एक्सपर्ट सर्विसेज हैं उनको कांटेक्ट करें और उनसे डिटेल में सारी बात करें और देखें कि वो किस तरह से आपको इसमें से बाहर निकाल सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली बार एक नया टॉपिक लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।